Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. I hope कि आप ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हेल्दी वेल्दी रखे। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है न्यू चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ रहिएगा पूरी वीडियो में और हम इस टॉपिक के बारे में A to Z कवर करेंगे। हम देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन आमीन आमीन। According to this theory, matter is composed of very small particles called molecules which are always in motion। कहता है कि इस थेरी के मुताबिक, कौन सी थेरी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थेरी। इस थेरी के मुताबिक कहता है कि जो मैटर है, मैटर के स्टूडेंट्स हमने पीछे तीन हालतें पढ़ी थी। कौन कौन थी? सॉलिड थी, उसके बाद लिक्विड और गैस। इन तीनों के इन तीनों की जो हालतें हैं उनके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स हमेशा मौजूद होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं स्टूडेंट्स हमेशा और हमेशा ये मूवमेंट के अंदर रहते हैं। ये कभी भी एक जगह पे कन्फाइन नहीं हो रह सकते, इनकी जान को सुकून नहीं होता, बल्कि ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं शरारती बच्चों की तरह। और स्टूडेंट्स, इसी मोशन की वजह से जो है ये हीट और टेम्परेचर को समझने में हमारी हेल्प भी करते हैं। और आगे देखिए, देयर मोशन मे बी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और लीनियर। जो इनकी मूवमेंट होती है वो यही नहीं कि एक सीधी ही लाइन में ये मूवमेंट करेंगे, बल्कि ये कभी इधर कभी उधर छेड़छाड़ करेंगे। और ये जो होंगे वाइब्रेशनल मोशन भी करेंगे, रोटेशनल मोशन भी करेंगे और लीनियर मोशन भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, बारी बारी ये देखिए कि जो वाइब्रेशनल मोशन होती है वो सॉलिड्स में हो रही होती है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट से क्या मुराद है कि अपनी जगह पर ही रहते हुए थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलना, इसको कहते हैं वाइब्रेट करना। यानी अपनी जो उनकी जो मिड पोजीशन होती है उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलना, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। चूँकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपनी ही जगह पर रहते हुए से थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत तंग करे तो जो मदर है वो उसको किसी चीज़ के साथ उसको बांध देती है, तो वो थोड़ा बहुत बस आगे पीछे मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो वैसे ही आप स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी जो मिड पोजीशन होती है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे, बस थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। तो पता चला कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन हो रही होती है, और जो रोटेशनरी मोशन होती है स्टूडेंट वो लिक्विड्स में हो रही होती है। यानी वो रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं, गर्दिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी बहुत स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में तो बिल्कुल मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर ऐसा केस नहीं होता। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इसलिए वो रोटेट कर सकते हैं, यानी घूम सकते हैं, गर्दिश कर सकते हैं। सो पता चला कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, और वो कौन सी मूवमेंट होती है? वो होती है रोटेशनल मोशन। इसी तरह आगे बताई है लीनियर। तो लीनियर जो होती है वो गैस के अंदर होती है, चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्रीली तौर पर मूव कर सकते हैं। रैंडमली मोशन इनके अंदर हो रही होती है। मॉलिक्यूल्स कभी इधर जा रहे होते हैं मुंह उठा के, कभी इधर जा रहे होते हैं। सो जो गैस होती है उसके अंदर हो रही होती है लीनियर मोशन, यानी वो बिल्कुल सीधा जहाँ मर्जी जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि वाइब्रेटरी मोशन किस में हो रही होती है, रोटेशनल मोशन किस में हो रही होती है, और तीसरी बात कि लीनियर मोशन किस में हो रही होती है। आई होप कि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। There exists a mutual force of attraction between the molecules known as the intermolecular force। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये जुदा जुदा नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान एक बहुत बॉन्डिंग होती है। ये इनकी जो नेचर होती है उसके अंदर रूखापन नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाकर रह रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ सहारे में रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसी बॉन्डिंग को हम कह रहे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप ज़रा गौर करिए कि इंटर का मतलब होता है दरमियान, और मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के दरमियान वाली जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो होती है वो एक अट्रैक्शन होती है, एक बॉन्डिंग होती है, और यही जो बॉन्डिंग होती है ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देती, ये इनको एक दूसरे के करीब रखती है।
और स्टूडेंट्स देखिए कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो तो उनके दरमियान तो इतनी बॉन्डिंग होती है कि वो तो एक दूसरे की जान नहीं छोड़ते, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज होकर रहते हैं। सो जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनके दरमियान स्पेस तो बिल्कुल नहीं मिलती। और इससे हटकर अगर हम लिक्विड में देख लें तो लिक्विड के अंदर हमें थोड़ी बहुत स्पेस देखने को मिल जाती है। तो पता चला कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो जो सॉलिड है उसके कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी बहुत कम होती है। इसी के बाद आ जाता है केस गैस का। तो स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, ये जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। और जो इसलिए हम कह सकते हैं जो गैसेस होते हैं वो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं, यानी उनके दरमियान होती है लेकिन थोड़ी बहुत बहुत कम होती है। सो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसी फोर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बढ़ा दें तो वो गैस से लिक्विड बन सकती है, और अगर उससे भी बढ़ा दें तो वो लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स। कहता है कि यही जो फोर्स है वो ये जो फोर्स है ये मालिक्यूल्स के दरमियान फासले पर डिपेंड करती है कि इनके दरमियान कितना फ़ासला है। अगर फ़ासला ज़्यादा होगा, जैसे गैस के मालिक्यूल्स में हमने देखा कि फ़ासला ज़्यादा है तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होंगी, लेकिन अगर फ़ासला बिल्कुल नहीं है या फ़ासला बहुत कम है तो फिर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगी। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी मालूम हुआ कि फ़ासला या डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ देखिए स्टूडेंट्स कम हो रही है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। द मॉलिक्यूल्स पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। हमने पहले भी पढ़ा इंट्रो में, हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में रहते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो मौजूद रहती है। हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, चूँकि मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं इसलिए उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनके दरमियान अट्रैक्शन या कशिश की वजह से हो रही होती है। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से अगर हम इसकी समरी निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी जो कि किसकी वजह से है, थ्रू मोशन, और सेकंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो हमने यहाँ पे 2 फोर्सेस पढ़ी, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी, कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो ये दोनों जो एनर्जीज़ हैं ये मिलकर मैटर की जो इंटरनल एनर्जी है उसको बना रही होती हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, यानी कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो क्या होता है, इट्स टेम्परेचर राइजेज, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। एंड इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर विगरस विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी जो मूवमेंट है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और जब मूवमेंट बढ़ेगी तो आफ्टर ऑल जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर भी इजाफा होगा। सो पता ये चला कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, हमने ऊपर देख लिया कि ड्यू टू मूवमेंट, और मूवमेंट क्यों बढ़ती है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स ने टेम्परेचर को गेन किया और एनर्जी उसके अंदर आई, और मॉलिक्यूल्स जो हैं जब इनके अंदर एनर्जी आ गई तो वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठेंगे बल्कि इधर उधर रैंडमली तौर पर मूव करने लगेंगे, आवारागर्दी करेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट तेज़ होगी, और मूवमेंट के तेज़ होने के बाद क्या होगा, आफ्टर ऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। Thus, the temperature of the substance depend upon the average kinetic energy of its molecules। कहता है इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस है, यानी कोई भी सब्सटेंस है जो उसका टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, पीछे हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है, और अब हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी टेम्परेचर को जो है हम इस हवाले से भी एक्सप्लेन डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। यानी जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी,
और टेम्परेचर जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। सो काइनेटिक एनर्जी को हम जो है टेम्परेचर के रेफरेंस से डिफ़ाइन कर सकते हैं और टेम्परेचर को हम काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ये एक दूसरे के साथ हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करती हैं। सो इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है आपस के अंदर मिलता-जुलता है। किस टॉपिक के अंदर? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के चैप्टर के अंदर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन जनरल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। हमने पहले पढ़ लिया है कि जो मैटर है 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। Most of the properties of solids, liquids and gases can be explained on the basis of kinetic molecular theory of matter। यानी अगर हमने इन तीनों हालतों में से जिसकी भी हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी हो, हम उसकी काइनेटिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ते हुए हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को या हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। यानी अगर हमने ये देखना हो कि कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, तो फिक्स्ड शेप उसकी है या नहीं है, या ये चीज़ फ्रीली फ़्लो कर रही है या नहीं कर रही, तो इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को हम मॉलिक्यूल्स की मोशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि ये या तो जो सॉलिड है या थोड़ी बहुत लिक्विड है। इसी तरह अगर उनके दरमियान जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट है, इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं और इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसको हम फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझते हुए हम मैटर की स्टेट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो बारी बारी हमें एक्सप्लेन करने जा रहा है कि सॉलिड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है और गैस के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड। कहता है सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखती हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, हम ये चीज़ ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के अंदर वो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान जो गैप होता है ये या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि ये आपस के अंदर बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इनके दरमियान जोड़ने की जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और इनके दरमियान स्पेस तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। और स्टूडेंट्स, इसको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ही नहीं है, तो कंप्रेस कैसे होंगे ये। इसलिए जब कंप्रेस नहीं होंगे तो इनकी जो पोजीशन है उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो पत्थर होते हैं या लकड़ी है या इसी तरह की जो सख्त ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्क्वैश नहीं कर सकते या उनको हम कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। So the molecules are held at fixed position but still they show vibrational motion about their fixed point। स्टूडेंट्स, देखिए कि चूँकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी फ़िक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं, लेकिन अपनी फ़िक्स पोजीशन पर रहते हुए ये वाइब्रेट कर लेते हैं, यानी अपनी जगह से बस आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि बच्चों को चाहे जितना मर्ज़ी बांध दें, उनको जितना मर्ज़ी बाउंड कर लें, उनको सुकून फिर भी नहीं होना। इसीलिए यही केस जो है ये सॉलिड के केस में भी है कि सॉलिड चाहे उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती, फिर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जान को सुकून नहीं होता, फिर भी वो जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और ये टोटली जो है रेस्ट में नहीं होते, बल्कि अपनी ही जगह पर रहते हुए कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं आगे पीछे, अपनी जो मिड पोजीशन है या जो अपनी उनकी रेस्ट पोजीशन है उस पर रहते हुए आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो यही वजह है कि जो सॉलिड्स हैं वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि जो हीट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। यानी जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो ये हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरह जो हीट है वो जो है ट्रांसफ़र हो सकती है सॉलिड के केस में भी। दैट इज़ वाई द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप भी होती है और उनका एक प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है। यानी कोई भी सॉलिड चीज़ है, आप देख लीजिए कि उसकी प्रॉपर एक शेप है। चेयर को लगा लें, बुक को लगा लें, मोबाइल है, कार है, डेस्क है, जो भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। जबकि जो लिक्विड है और गैस है उनके केस में ऐसा नहीं होता। आप लिक्विड को जिस शेप में डालेंगे उस शेप का हो जाएगा, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, उसके एक प्रॉपर एक शेप होती है। जैसे ब्रिक है, कोई भी आइस क्यूब है,
और वुडन बॉक्स है, जिसको भी आप देख लें उसकी एक प्रॉपर और एक फ़िक्स शेप होती है और ये किसी भी कंटेनर के अंदर जाकर या अपनी शेप को चेंज नहीं कर लेता। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लें कि आइस क्यूब है, जिसको आप किसी बर्तन में रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यकदम उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे हम पानी को डालते हैं किसी बर्तन के अंदर तो फटाफट से उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन ऐसा केस सॉलिड के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट वो लिक्विड को डिफाइन करने जा रहा है कि इन केस ऑफ लिक्विड्स की केस में क्या क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ सो वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है सॉलिड की निस्बत, और दैट इज़ कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स एट फिक्स्ड पोजीशन, और ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाती। एंड द मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं इन रैंडम डायरेक्शन में, यानी अंधेधुंध ये मूव कर रहे होते हैं। और सॉलिड के मुकाबले में जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं और ये लूजली बाउंड होते हैं और आज़ाद होते हैं और आपस में जो है ये स्लाइड करते रहते हैं। इसीलिए जो लिक्विड हैं वो इजीली फ़्लो कर जाते हैं। आप देखते हैं पानी की टूटी खोली तो पानी फटाफट से फ़्लो कर गया, तो जबकि सॉलिड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता और पानी के अंदर फ़्लो मौजूद होता है। और फ़्लो जो है आपने देखा कि पानी का कतरा बिल्कुल पानी के कतरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसीलिए जो पानी का फ़्लो बनता है, तो इनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना ही इतनी ज़्यादा होती हैं और ना ही इतनी कम होती हैं, बल्कि ये इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, यानी एक दरमियानी केस आ जाता है। A liquid therefore possesses a definite volume but has no definite shape, यानी इनका जो वॉल्यूम है वो तो हो सकता है लेकिन इनकी प्रॉपर शेप नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आप लगा लें कि आप पानी को एक गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास की शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह अगर इसको आप बाउल में डालेंगे तो ये बाउल की शेप ले लेगा, और लेकिन इसका जो एक वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर आपने 1 किलो पानी जो है वो किसी एक बर्तन में डाला है तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जब आप उसी पानी को किसी और बर्तन में डालेंगे तो या किसी बाउल के अंदर या किसी जग के अंदर तो वो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन जो पानी की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। यानी पानी जो है वो वॉल्यूम रखता है लेकिन उसकी शेप नहीं होती। ड्यू टू फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चूँकि फ्रीली फ़्लो कर रहे होते हैं, इसी वजह से फ्रीली फ़्लो करने की वजह से जो लिक्विड है अपने बर्तन की जो शेप है वो किसी भी शेप की इख्तियार कर लेता है। यानी कि लिक्विड के केस में हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट कैन नॉट या डू नॉट हैव अ प्रॉपर शेप, यानी वो किसी भी कंटेनर पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जैसा कोई कंटेनर होगा वैसी ये शेप को इख्तियार कर लेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्टूडेंट्स जो लिक्विड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, जैसा कि मिल्क है, पेट्रोल है, ऑयल है, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको किसी ट्रक के अंदर डालेंगे या किसी टैंकर के अंदर डालेंगे तो ये उसी की शेप को इख्तियार कर लेगा। अगर सॉलिड की तरह होता तो ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि सॉलिड जो है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। आगे स्टूडेंट्स यहाँ तक लिक्विड भी कवर हो गया। आगे गैस का थोड़ा बहुत बताने जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फॉर अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। ये एक दूसरे के ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हटे हुए होते हैं। गैस नेदर पोजेसिस ड्यू टू विच गैस नेदर पोजेसिस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप, यानी इनकी ना तो एक प्रॉपर शेप होती है और ना ही इनकी जो प्रॉपर एक वॉल्यूम भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स ये देख लें कि हम गैस को एक सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो वो उसी की शेप का इख्तियार कर लेता है, और अगर सिलेंडर में से निकाल कर हम किसी और बर्तन में डालेंगे तो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा। यानी अगर हम इसको बैलून के अंदर भरेंगे या अगर हम इसको किसी टायर के अंदर भरेंगे, फिल करेंगे, तो यानी जिस चीज़ के अंदर डाला जाए ये उसी चीज़ के अंदर घुस जाते हैं। ये नहीं नखरे नहीं दिखाते कि इस चीज़ में नहीं जाना या इस चीज़ में, ये जिसी भी चीज़ में इनको डाला जाए ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो इनकी जो प्रॉपर शेप है वो नहीं होती और इनका जो प्रॉपर वॉल्यूम है वो भी नहीं होता। सो हमने बेसिक जो डिफरेंस पढ़ा ये पढ़ा कि जो सॉलिड है उनकी प्रॉपर शेप भी होती है और प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड के केस में हमने पढ़ा कि इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती बल्कि प्रॉपर वॉल्यूम होता है, और जो गैस के केस में हमने पढ़ा कि ये दोनों चीज़ें ही नहीं होते। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी प्लाज्मा के ऊपर, और जो कि जिसको फोर्थ कंडीशन ऑफ मैटर भी समझा जाता है। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।